स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, जो कि आपका पहला ही चैप्टर है। और ये फर्स्ट टर्म में जो आपके एमसीक्यू आने वाले हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। लगभग हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, ठीक है, आप आके मुझे बता सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे जरूर करूंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे, क्योंकि और भी बहुत बच्चों की क्वेरीज होती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। और आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिन सब्जेक्ट के अभी नहीं अपलोड हुए हैं वो धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे वहाँ पे, और आप वेबसाइट पे जाके फिर पढ़ पाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन ए है नवीकरण योग्य, ऑप्शन बी है जैव, ऑप्शन सी है प्रवाह, ऑप्शन डी है अनवीकरण योग्य। तो देखो, लौह अयस्क जो है वो कहीं ना कहीं अनवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है, कि मतलब आप उसको दोबारा से उसको नया नहीं बना सकते। और अगला क्वेश्चन है, वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वह जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है डैश कहलाती है, ठीक है। और इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मानव, ठीक है। ऑप्शन बी है संसाधन, ऑप्शन सी है प्रकृति, और ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो संसाधन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संसाधन ही वो चीजें होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, और जिसको बनाने के लिए मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, ठीक है। बिना टेक्नोलॉजी के कोई चीज हमारे लिए संसाधन नहीं बन सकती। अगला प्रश्न है, संसाधन डैश का परिणाम है, ठीक है। संस्कृति का, संस्थाओं का, मानव प्रक्रियाओं का या प्रकृति का। देखो, संसाधन जो है वो मानव प्रक्रियाओं का यानी ह्यूमन एक्टिविटीज का ही रिजल्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जैव और अजैव, ठीक है, समाप्यता के आधार पर, या फिर नवीकरणीय योग्य या फिर अनवीकरणीय योग्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, या विकसित भंडार या संचित कोष। तो इसका सही आंसर होगा नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, ठीक है, समाप्यता के आधार पर। एक तो वो होंगे जिनको हम पुनः मतलब उनका नवीकरण करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होते हैं अनवीकरणीय, ठीक है, जिनका नवीकरण संभव नहीं है। अगला है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हैं पशुधन, या फिर वनस्पति जात, या मनुष्य, या चट्टाने और धातुएं, ठीक है। तो इसका सही आंसर चट्टाने और धातुएं हो जाएगा, क्योंकि ये सारे वो संसाधन है जो निर्जीव वस्तु मतलब वस्तुओं से बने हैं, और ये पशुधन और ये वनस्पति जात वगैरह कहीं ना कहीं इनको सजीव में ही मानते हैं। अगला है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं, एक तो वो जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध हो, या जो समुदाय में सिर्फ कुछ ही लोगों को उपलब्ध हो, या किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि, या फिर गांव के लोगों की निजी संपत्ति। तो इसका जो सही आंसर है सामुदायिक मतलब सामुदायिक स्वामित्व वाले जो संसाधन है वो संसाधन होते हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण का परिणाम है भूमंडलीय तापन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर ओजोन परत अवक्षय, यानी कि जो मतलब आपने सुना होगा कि ओजोन परत जो है, ठीक है, जो ओजोन लेयर है कैसे धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, और कैसे वो मतलब उसका क्षय हो रहा है, वो खराब होती जा रही है। या ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, संसाधनों का जो हमने अंधाधुंध, ठीक है, बहुत ज्यादा हमने ब्लाइंडली जो हमने ये शोषण किया है, उसका ही परिणाम ये सारी चीजें हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे डैश कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, बहुत बार सुनी होगी आपने ये। इसका पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन है सतत पोषणीय विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विकास। तो इसका सही आंसर सतत पोषणीय विकास हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास वही विकास होता है कि भैया ऐसा विकास करो जिससे आज की भी हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, और भविष्य की आने वाले पीढ़ियों को भी कोई दिक्कत ना हो संसाधनों की, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रियो डी जेनेरियो, ठीक है, सम्मेलन जो हुआ था उसके संदर्भ में सत्य है, यानी कि ट्रू कौन सा है इसमें से। एक तो ये है कि जून 1992 में ब्राजील के शहर में हुआ था, या फिर 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष एकत्रित हुए थे, नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, या उपरोक्त सभी। अगर आप इसमें देखोगे तो सभी चीजें सही हैं, ये सब हुआ था उसमें, ये सारे कथन सत्य हैं उसके बारे में, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश एक घोषणा है जिसका उद्देश्य समान हितों
पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। अब वो कौन सी घोषणा है? ऑप्शन ए है एजेंडा 21, एजेंडा 22, एजेंडा 20 या फिर एजेंडा 25। तो ये आप सभी ने सुना होगा काफी अच्छे से, आपके बॉक्स में भी है ये दिया हुआ एजेंडा 21, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन प्रदेशों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि मैप के लिए भी काफी जरूरी हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर दिल्ली, हरियाणा या तमिलनाडु और उड़ीसा। तो अगर हम बात करें खनिज और कोयला वगैरह के जो प्रचुर संसाधन है, ठीक है, सफिशियंट जिसके पास स्टोर है, वो है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान व गुजरात में डैश और डैश संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं। अब देखो, राजस्थान और गुजरात में खनिज, कोयले या फिर जल खनिज या पवन और सौर ऊर्जा। देखो, अगर हम बात करें राजस्थान और गुजरात, दोनों खुले इलाके हैं, वहां पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों के ही विकास के लिए अच्छी परिस्थितियां हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब आप देख सकते हो कि वहां पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं पवन ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा वगैरह के लिए। और अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारक हैं। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, उद्योग अपशिष्ट, ठीक है, जो उद्योगों से जो कचरा निकलता है, या फिर अति पशुचारण या खनन, ठीक है, खुदाई करना या सिंचाई। तो अगर हम भूमि निम्नीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं जो मतलब भूमि का निम्नीकरण करती हैं, भूमि की गुणवत्ता का ह्रास करती हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के उपाय। अब क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशंस? वन रोपण, ठीक है, या चरागाहों का प्रबंधन, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण व खनन नियंत्रण। अब बातें तो सारी सही हैं, इसका मतलब है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, तो इसमें आप कह सकते हो नवीकरणीय संसाधन है, रेन्यूएबल है, ठीक है, इसको हम बना सकते हैं दोबारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ठीक है, पंजाब में जो मतलब आप कह सकते हो जो भूमि है उसका निम्नीकरण जो हो रहा है, उसका मेन मेन रीजन क्या है? ऑप्शन ए है गहन खेती या वनोन्मूलन या अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में बहुत मतलब ज्यादा इरिगेशन के लिए बहुत पानी का इस्तेमाल होता है सिंचाई के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भूमि निम्नीकरण भी हो जाता है, ज्यादा अत्यधिक सिंचाई होगी तो पानी जो होगा वो फिर भूमि की जो मतलब जो परत होते हैं उसमें लवणता फैलाएगा, ठीक है। और उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या फिर उत्तराखंड। देखो, सीढ़ीदार खेती जो होती है पहाड़ी इलाकों में होती है कहीं ना कहीं। तो इनमें से पंजाब, हरियाणा और यूपी ये तो है नहीं पहाड़ी, और जो पहाड़ी इलाका है वो है उत्तराखंड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या झारखंड। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र काली मिट्टी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसमें उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। पूरा जो गंगा के जो मैदान है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हो, पूरा वहां पे आसपास जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र है। झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो वहां पे जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। खादर के बारे में इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, सबसे सही? देखो, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, या फिर बांगर की अपेक्षा इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसमें चूने का निक्षेप नहीं पाया जाता। तो इसमें अगर हम देखें तो उपयुक्त तो सभी जो है वो कहीं ना कहीं कथन सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन, तो देखो जीवाश्म जो ईंधन है वो कहीं ना कहीं अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते अगर हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजनाएं या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि ठीक है कि भारत ने कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने कुछ न कुछ प्रयास किए। अगला प्रश्न है, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, मतलब एक जो हमें इंटरनेशनल शांति, पीस, उसके लिए क्या जरूरी है? संसाधनों का उपयोग रोकना, या भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, या संसाधनों का शोषण,
या संसाधनों का समान वितरण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसाधनों का समान वितरण होगा तभी वैश्विक शांति रहेगी। अगर किसी एक के पास ज्यादा संसाधन है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है संसाधनों को लेके भी युद्ध छिड़ते आए हैं और छिड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? कौन सा ऐसा संसाधन है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम। क्या पेट्रोल मनुष्य बनाता है? जी नहीं। वन, क्या हमारे जो वन है वो मनुष्य ने बनाई है? नहीं। मशीनें, ये बिल्कुल सही है। तो मशीनें जो है वो मनुष्य ही बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन है। गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? ठीक है, हमारे ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्सेस हैं उनकी जो कमी है उसका मेन कारण क्या है? संसाधनों का संरक्षण, या संसाधनों का उपयोग, या लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति? तो ये काफी अच्छा पॉइंट है और सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यही वो मेन कारण है जिसके कारण संसाधनों की कमी हो रही है। मनुष्य की लालच, स्वार्थ की भावना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी कर रहा है। भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधनों का समृद्ध भंडार है? मैदानी इलाकों में, या पर्वतीय इलाकों में, या पठारी इलाकों में, या रेगिस्तान में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पठारी इलाके जो है वहां पे थोड़ा ज्यादा है। हमारे देश में जंगलों और वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? ठीक है, वन आच्छादित क्षेत्र कितना परसेंट है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 33% क्षेत्र है। ठीक है, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? देखो, जैविक या अजैविक, या नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय, व्यक्तिगत या सामुदायिक, या फिर संभावित और आरक्षित? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैविक या फिर अजैविक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? बहुत ज्यादा पशुओं को चराना। ठीक है, झारखंड और उड़ीसा, या एमपी और राजस्थान, या पंजाब और हरियाणा, या फिर केरल और तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर एमपी और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा राज्य है जो अति पशुचारण जो है यहाँ का वो भूमि निम्नीकरण के लिए बहुत जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, वो कौन सी मिट्टी है? इसमें अगर हम देखें तो ये हमें बताना है कि वो मतलब कौन सी मिट्टी है, एक तो जो सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत की अति महत्वपूर्ण मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, या काली मृदा, या जलोढ़ मृदा, या फिर लाल और पीली मृदा? तो इसका सही आंसर जलोढ़ मृदा होगा, क्योंकि जलोढ़ मृदा जो है वो इतनी उपजाऊ होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा खेती के लिए जरूरी होती है और वही विस्तृत क्षेत्र में पाई भी जाती है नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है? ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी है कारगिल, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है द्रास? तो इसका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। ठीक है, ऐसे संसाधन जो पाए तो जाते हैं पर उनका यूज नहीं होता, तो वो कौन से हैं? नवीनीकरणीय संसाधन, या संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, या चक्रीय संसाधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, जिनको मतलब नवीकरणीय योग्य हैं, जो खनिज तेल, कोयला, गैस, या ज्वारीय ऊर्जा? इसका सही आंसर ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी कौन सी है कपास की खेती के लिए? लेटराइट, काली व पीली मृदा, या जलोढ़ मृदा, या काली मृदा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, काली मिट्टी होती है कपास के लिए बहुत ज्यादा जो फेमस है, और महाराष्ट्र का जो इलाका है जो काली मिट्टी जहाँ पाई जाती है वो कपास के लिए ही फेमस है वहाँ का। भारत में लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, इसका मतलब है उपयुक्त सभी। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, या बिहार? ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया भी था कि तो उसके आसपास का इलाका जो है वो गुजरात पड़ता है, तो कहीं ना कहीं गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, क्या किसी का पर्सनल होता है ये सड़क वगैरह का जो होता है, जो मतलब जहाँ हम जाते हैं, या नहरें जो होती हैं? विकसित संसाधन, या राष्ट्रीय संसाधन, या सामुदायिक स्वामित्व संसाधन? तो ये राष्ट्रीय संसाधन है, सरकार की संपत्ति है, हमारा संसाधन नहीं है वो। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, हम सब जानते हैं कि वहीं पे पाई जाती है। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ठीक है, ऑप्शन ए है रटलेज कमीशन, लैंडबर्ट कमीशन, ब्रुंटलैंड कमीशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रुंटलैंड कमीशन जो थी उसी ने ही सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को पेश किया। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाकी जो एनर्जी के सोर्सेस हैं इनको तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से मतलब बना सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा है अनलिमिटेड है हमारे पास, ठीक है, पवन ऊर्जा भी अनलिमिटेड है, लेकिन जो खनिज तेल है वो लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन ए इसलिए सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ठीक है, मानवकृत, क्या मनुष्य ने बनाई है सौर ऊर्जा, पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है, या फिर अजैव है, या अचक्रीय है? इसका सही आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मैंने आपको 4 ऑप्शंस बता दिए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।